चैनल पर आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। आज मैं शुरू करने जा रही हूँ हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट। सीटेट के लिए हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, सीटेट या अन्य जो भी एग्ज़ाम हुए जो एनसीईआरटी जिसमें आती है उन सभी के लिए ये चैप्टर है। तो हम आज स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर 1। इससे आपको शुरुआत से जो हिस्ट्री पढ़ेगा तो उसको लिंक वाइज करता जाएगा तो हर चैप्टर समझ आने लगेंगे। इसलिए मैं थ्योरी इसलिए पढ़ा रही कि आजकल कोई वैसे वन लाइनर से बहुत कम, थ्योरी से ज़्यादा पूछ रहे हैं, कहीं से भी पूछ लेते हैं। तो थ्योरी पढ़ेगा तो उन्हें जो भी थ्योरी पढ़ेंगे तो उन्हें सब बहुत अच्छे से समझ आएगी और वो एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे और अदरवाइज प्रीवियस ईयर के पेपर भी लगा पाएंगे। तो इससे अच्छा पहले थ्योरी पढ़ो फिर कोई और पार्ट पढ़ो, जिससे आपको हर एग्ज़ाम क्लियर करने में सुविधा हो। इसलिए पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का पहला चैप्टर। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला चैप्टर कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे, मतलब क्या, कब और कहाँ, कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हिस्ट्री पढ़ेंगे। रसीदा का सवाल, मतलब रसीदा सवाल कर रही कि 100 साल पहले क्या हुआ क्या नहीं, सोचने लगी कि क्या हुआ था, कैसे जान सकते हैं और इतने बरस पहले क्या हुआ। तो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं यहाँ कैसे पता लगाएं। ये तो तुम समझ ही सकते हो कि कैसे पता लगाएं। तुम रेडियो से सुन सकते हो, टेलीविज़न, कहीं भी पता लगा सकते हो। ठीक है, मोस्ट वाइज पढ़ेंगे हम, फालतू का नहीं पढ़ेंगे। अब जैसे कि ये समझ रही है, हम कहानी वाइज स्टोरी वाइज पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छा समझ आएगा और हमारे एग्ज़ाम के लिए हम भूलेंगे नहीं, हमें याद रहेगा। जैसे अब रसीदा ने पूछा, वो बात कर रही, पूछ रही, तो आप भी जो इम्पोर्टेंट है आप लिखते जाइए, नोट करते जाइए, क्योंकि आपके लिए आगे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप रखते जाइए, बार बार नहीं आपको लिखना पड़ेगा जिससे। चलो फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, अतीत के बारे में क्या पता कर सकते हैं हम, अतीत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं हम। जैसे लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कहाँ घूमते थे, मतलब कि आखेटों को, हम आखेटों के शिकारियों, पशुपालकों, किसकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों, वैज्ञानिकों, सबके बारे में जान सकते हैं हम। खेलते कैसे थे, क्या करते थे, ये सब अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, इन सब के बारे में हम जानते हैं। चलो, लोग कहाँ रहते थे, पहले लोग कहाँ रहते थे। तो लोग, नर्मदा नदी का पता लगाओ, नर्मदा नदी का पता लगाओ, लोग कहाँ रहते। पहले तो हम दोस्तों नर्मदा नदी को देख लेते हैं कहाँ पर। देखो नर्मदा नदी, नर्मदा नदी हमारी मैपिंग में ये रही, जस्ट बीच में नर्मदा नदी दोस्तों जस्ट बीच में ये रही हमारी नर्मदा नदी, पूरे भारत के बीच में ही रही, जो पश्चिम की ओर बहती है। पूर्व में पश्चिम की ओर बहती हैं दो नदियाँ। आप नाम बताओ, कमेंट करके बताना मुझे, पश्चिम में दो नदियाँ कौन कौन सी बहती हैं। ठीक है, नर्मदा नदी तो ये रही बीच में। ठीक है, अब बताना आप पश्चिम में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। ठीक है, अब हम बताते हैं दोस्तों कि मैं नर्मदा नदी का पता लगा लिया कि बीच में हिमाचल के, ठीक है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। ठीक है, यहाँ रहने वाले आरंभिक लोग में से कुछ कुशल संग्राहक थे। यहाँ रहने वाले लोगों में से कुछ लोग कुशल संग्राहक थे। कौन से? कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, जो आसपास की संपदा है उससे विशाल परिचित थे। एवं अपने भोजन के लिए ऐसे आ सकता है एग्जाम में कि पहले के लोग आरंभिक के कैसे थे, कुशल संग्राहक थे। ठीक है, और ये भी आ सकता है कि वो भोजन में क्या क्या ग्रहण करते थे। तो भोजन में वो फल फूट, जड़ों फलों का, इन सभी का, अन्न उत्पादों का संग्रह किया करते थे। एवं जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे। इस प्रकार से हमारा आगे, इस प्रकार से लोग कहाँ रहते थे और क्या किसका शिकार करते थे, कैसे रहते थे। ठीक है, अब हम आगे बताते। ठीक है, फिर है, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और के थर पहाड़ियों का पता लगाओ। ठीक है, पहले तो हमें पता इसलिए लगाना होगा क्योंकि आप पता लगा के पढ़ोगे ना तो आपको ये रहेगा आपको कि आपको कहाँ किस बारे में पढ़ रहे हो, कहाँ पर है वो चीज़। जैसे कि हमने नर्मदा नदी का पता लगाया कि वो बीच में है, मध्य प्रदेश में हो, वहाँ पर सबसे पहले लोगों का वहाँ क्या करते थे, सबसे पहले वहाँ जीवन उत्पन्न हुआ। ठीक है, फिर अब हम पता लगाएंगे किसका, उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथक पहाड़ियों का। तो उत्तर पश्चिम में ये रही सुलेमान किरथर पहाड़ियाँ, सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियाँ ये रही। देखो ये रहा
ये रहा उत्तर, ये रहा पश्चिम, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम के बीच में वो था सुलेराम पहाड़ियाँ, ठीक है। अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि क्यों क्यों बता रहे हैं कि उत्तर पश्चिम क्यों, ठीक है। आगे पढ़ेंगे दोस्तों कि इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व 8,000 वर्ष इसी स्थान में सुलेमान स्थान में 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा मोस्ट इम्पोर्टेंट स्त्रियों ने सबसे पहले गेहूँ जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। कौन सबसे पहले सुलेमान के थर की पहाड़ियों में, ठीक है। सबसे पहले उत्तर पश्चिम में सुलेमान के थर की पहाड़ियों में स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले जौ एवं गेहूं को उपजाना उत्पन्न की, मतलब जौ एवं गेहूं को उपजाना आरंभ किया, ठीक है। फिर है यहाँ पर क्या क्या होता था, और भेड़ बकरी गाय बैल पशुओं का पालतू बनाना शुरू किया, ठीक है। और लोग गाँव में रहते थे। उत्तर पूर्व में तथा मध्य भारत के विंध्याचल पहाड़ियाँ का पता लगाओ। उत्तर पूर्व में जो मध्य भारत की विंध्याचल पहाड़ियाँ हैं उनका पता लगाओ। तो देखो दोस्तों, विंध्याचल पहाड़ियाँ ये हैं जो कि उत्तर पड़ता है एवं पूर्व के बीच में, ठीक है। उत्तर एवं पूर्व के बीच में कौन सी है, मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियाँ, ठीक है। विंध्य पहाड़ियाँ में लगी ये कुछ विंध्य पहाड़ियों में क्या होता था, ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, ठीक है। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। विंध्य के उत्तर यहाँ होगा विंध्य का उत्तर, ठीक है ना। तो पहले सुलेमान के थर की पहाड़ियों में लोग पहले स्त्री एवं पुरुष गेहूँ एवं जौ की किसानी शुरू की, ठीक है। फिर विंध्य पहाड़ियों में ये लोग क्या करते थे, कृषि का विकास हुआ उत्पन्न, कैसा, चावल उपजाया था विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में सबसे पहले, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इस प्रकार से हम थ्योरी से पढ़ेंगे और मैप पर ही समझेंगे तो आपको सारी चीज़ समझ आएगी आराम से। तो इसलिए मैप से आपको मैप बीच में दिया गया है, पूरी NCERT थ्योरी से पढ़ा रही, जिससे आपको हर चीज़ समझ आए और आप इस पर ध्यानपूर्वक देखिए जिससे समझ आएगी। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। मानचित्र पर सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो, ठीक है। मानचित्र कहाँ है, ये रहा मानचित्र। सिंधु एवं उसकी सहायक नदियाँ। देखो सिंधु निकलती है तिब्बत से, ठीक है। इसके बारे में चैप्टर मैंने अलग से थ्योरी वाइज पढ़ा दिया है, तो आप उसमें जाके देख सकते हो। सिंधु निकलती है तिब्बत से, इसकी सहायक नदियाँ वो कहलाती हैं जो बड़ी नदियों में छोटी छोटी नदियाँ जाके मिल जाती हैं। जो बड़ी नदियों में छोटी छोटी नदियाँ जाकर मिल जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, हमारी सहायक नदियाँ कहलाती हैं, ठीक है। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 47 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक नगर फल फूले, ठीक है। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाका में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, ठीक है। 2500 वर्ष पूर्व हुआ। कहाँ आरंभक नदियों के किनारे हुआ, ठीक है। नदियों के किनारे, समुद्र तट के किनारे, गंगा नदियों के किनारे 2500 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ, ठीक है, नगरों का। गंगा तथा इसकी सहायक नदी कौन है, गंगा तथा इसकी सहायक नदी है सोन का पता लगाओ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। देखो गंगा नदी निकलती है कहाँ, उत्तर पूर्व से हिमालय से निकलती है, तो बीच में कौन सोन मिल जाती है, तो इसको सहायक नदी आ जाती। दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। दक्षिण में नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में कौन, मगध सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा महान काल है ये, महान सम्राट थे मगध की। मगध सबसे प्रसिद्ध है। मगध के बारे में पूरी डिटेल्स है कि कौन राजा थे, क्या था, ठीक है। वर्तमान में मगध को बिहार के नाम से जाना जाता है। बिहार में पड़ता था पहले मगध, ठीक है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे एवं उन्होंने विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना हुई, ठीक है। जो मगध राज्य के शासक थे बहुत शक्तिशाली थे एवं अन्य राज्यों में भी उन्होंने स्थापित चालू किया, ठीक है। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के
एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों, समुद्रों तथा यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी यात्रा करने के लिए असंभव नहीं थी। पहले के लोगों के लिए यात्रा करते थे, उनके लिए असंभव नहीं थी, संभव थी। कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण स्थान एक दूसरे से स्थान जाया करते थे, मतलब स्थानांतर करा करते थे पहले, आपदाओं के कारण या प्राकृतिक आपदाओं के या काम तलाशने के कारण। फिर सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए थी। इसके बाद आगे ठीक है, यात्राओं के लिए, ठीक, लोगों एक दूसरे के विचार जानने के लिए, सॉरी दोस्तों, यहाँ से पढ़ेंगे हम, यहाँ यात्रा के लिए असंभव थी। ठीक है, यहाँ सेनाएं यात्रा के लिए असंभव थी। सेना एक दूसरे के क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए की जाती थी। ठीक है, सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए गांव से दूसरे गांव तथा कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग, जैसे कि कोई गुरु है, एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे शिक्षा देने के लिए अपने छात्रों को। ठीक है, कुछ लोग रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावत यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचार आदान प्रदान हुआ करते थे। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? आज लोग यात्रा एक बार फिर से मानचित्र में देखो कि पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। जैसे पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके और पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर कुछ भी लोग यहाँ आए, यहीं बस गए। आवागमन न हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया, बल्कि कई सौ वर्षों से लोग पत्थर तराशने के, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। दोस्तों, मैं पर्वत और पहाड़ों को आपको मानचित्र में इसलिए ही बताता, हर कोई जानता है कि मानचित्र में उत्तर से पूर्व के बीच बहुत से पर्वत, पहाड़, विंध्याचल सब कुछ है। दक्षिण में, पूर्व में, वहाँ, ठीक है, उनके बारे में बता रहे हैं। वो लोकेशन इसलिए पूछे कि बारे में आप समझ सको। मैंने मानचित्र के द्वारा ऑलरेडी आपको डाल दिए, इस चैनल पर आप देख सकते हो, और प्ले लिस्ट भी बना रखी है। आपकी ज्योग्राफी संपूर्ण भी कर दी है, मतलब कुछ ही रहेगी, वो भी हो जाएगी। आपकी हिस्ट्री स्टार्ट कर दी, क्योंकि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है। आप थ्योरी से अच्छे से पढ़ोगे तो आपको हिस्ट्री पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हिस्ट्री ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। वो और भी सब्जेक्ट से सभी पढ़ाऊंगी मैं धीरे, तो आप इस पर ध्यान दीजिए, जिन्ना कि उस पर अभी ये पढ़ा रही, तो आपको ये ज़रूरी है। ठीक है, फिर है कई सौ वर्ष से लोग पत्थर से तराशने, संगीत रचने तथा यहाँ तक कि भोजन बनाने के बारे में एक दूसरे के विचारों अपनाते थे। देश के नाम, अपने देश के लिए हम पिरहा, इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडियन से निकाला, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। ठीक है, ईरान एवं यूनान। देखो दोस्तों, आप एटलस ले लीजिए, अगर आपको ज्योग्राफी अच्छे से पढ़नी है तो आपको और समझ आएगी, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी में हर जगह एटलस का नाम दिया रहता है, क्योंकि एटलस होता आपके पास, तो एटलस से आप वही खोल के रख लेते हो। मैं बताती जाती तो आप पता लगा। अगर जिसके बाद नहीं है कमेंट करके बताइए कि एटलस है, तो मैं उसके द्वारा एटलस में सारा बताती जाऊँगी कहाँ है क्या नहीं। यूनान यानी देश के बारे में वो पता लगाने का बोला है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले कई यूनानियों ने सिंधु को हिंदीस अथवा इंदोस से इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह ने किया था। समूह का उल्लेख संस्कृति की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कीर्ति ऋग्वेद में भी मिलता है। जो 3500 वर्ष पुरानी कीर्ति ऋग्वेद
दोस्तों ऋग्वेद बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। जैसे आपके पेपर में आता है ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। बाद में इसका प्रयोग देश में भी होने लगा, ठीक है। पहले यूनानियों ने किया, फिर देश में हो लिया। यूनानी ने पहले इंदिस व इंदुस के नाम से कहा, फिर भारत में भारत के नाम से, भारत के द्वारा भारत के नाम से जाना लगा हमारा भारत। अतीत के बारे में कैसे जाने, ठीक है। तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से ले सकते हैं। एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना एवं पढ़ना। पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ है हाथ से निकाला है, हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र से उगने वाले भूज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती है। जैसे कि ये रही हमारी पांडुलिपि, पहले ऐसे लिखी जाती थी। देखो दोस्तों, मैं और कला से बता रही, देखो पहले ये रही, इस तरीके से लिखी जाती थी हमारी पांडुलिपि के बारे में हम अच्छे से बता रहे हैं आपको कि पहले इस तरीके से लिखी जाती थी, ठीक है। जिसे उगने वाले भुज नामक पेड़ की छाल से विशेष प्रकार से तैयार किया जाता था ये भोजपत्र, ठीक है। पहले की पांडुलिपियाँ इसको बोलते थे, इस पर लिखी जाती थी, ठीक है। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं, आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। चलो अब हम पढ़ रहे हैं इतने वर्षों में दोस्तों थोड़ा डीप कर लेते हैं क्योंकि ऐसे समझ नहीं आएगा, जूम कर लेते हैं। हाँ, अब आपको समझ आएगा। पहले वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियाँ कीड़ों ने खा लिया। मतलब इनमें से पहले कई पांडुलिपियाँ थीं जो कीड़ों ने खा ली हैं एवं नष्ट हो गई हैं। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। फिर हाँ, ये पांडुलिपियाँ मंदिरों एवं विहारों में प्राप्त होती हैं। पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन के बारे में, औषधियाँ एवं प्रकार के चर्चा मिलती हैं। जैसे अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविता, नाटक, इन सभी के बारे में कई संस्कृति लिखे हुए, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, ठीक है। तो पांडुलिपियों में सब सही पूरा प्रकाश। देखो एक जे रही पांडुलिपि, इसमें भी, ठीक है। हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं दोस्तों। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। जैसे हम अभिलेखों का प्रयोग करते हैं जो कठोर सतहों पर लिखी मिलती है। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों से इन्हें उत्तीर्ण करवाते थे ताकि लोग इन्हें देख सकें और उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार से अभिलेख मिलते हैं। राजाओं तथा रानियां सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने कारों को विवरण उत्तीर्ण करवाए। उदाहरण के लिए शासक लड़ाइयों में अर्जित विजय का लेखा जोखा करते थे। क्या तुम बता सकते हैं कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के लिए क्या लाभ थे? ऐसा करवाने से क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? बहुत कठिनाइयाँ आती थी पहले के ज़माने में। सब सुविधा उपलब्ध नहीं थी पहले बहुत कठिनाइयाँ थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी प्रयोग की गई लाई जाती हैं। जैसे ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने व्यक्ति पुरातत्ववाद कहलाता है। पुरातत्वविद और पत्थर और ईंट से बनी इमारतों, अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, इस प्रकार से करते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख है अफगानिस्तान के कंभर से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश उत्तीर्ण करवाया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 पढ़ोगी तो जब कुछ आगे मिलेगा, ये बता रहे वो अध्याय 8 में तो कुछ लिखने हैं। तब हम इस लिपि के प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम इस भाषा का प्रयोग करते हैं। अभिलेख प्रयुक्त होने वाली यूनानी एवं अरामीक नामक 2 भिन्न लिपियों द्वारा भाषाओं में है। इस प्रकार से आगे पढ़ते हैं। देखो इस प्रकार से पहले के बने रहते थे मकान, सब कुछ इस प्रकार से,
ठीक है, देख लिया अपने चित्र इस प्रकार से बने रहते थे पहले के। इस प्रकार से आगे पढ़ते हैं हम। चलो कलर बदलते हैं जिससे आपको अच्छे समझ आए। आभूषण भाषाओं में, आभूषण बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त है। बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त है, जो बाएं में है प्राचीन से नगर से प्राप्त है। इस प्रकार की लिपियां होती थी पहले। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का, दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का, पूरा होता है चांदी का सिक्का, ये रहा दाएं में, ठीक है। बाएं में ये रहा, ठीक है। बाएं में ये प्राचीन नगर का पात्र था, ये दाएं बाएं इस प्रकार से थे हमारे पात्र, ठीक है। फिर इस तरह के सिक्कों को प्रयोग को 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है, ठीक है, कैसे भिन्न है इसके बारे में आज अब हम बताते हैं आपको। चलो, तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई करते थे। इनमें से कुछ पत्थर, मिट्टी, धातुओं से बनी हो सकती थी। ऐसे तत्व कठोर जल्दी नष्ट हो जाते थे। पुरातत्वविद जानवरों और चिड़ियों को, मछलियों का हड्डियों भी ढूंढते थे। इनमें से बहुत सारी खोज करते थे अतीत में लोग कि क्या खाते थे, क्या वनस्पति स्पेशल मुश्किलों से बच पाते थे, यदि अन्न दाने तथा लकड़ी टुकड़े जल जाते थे अथवा लकड़ी दाने जल जाते थे, वे जले हुए रूप में बचे रहते थे। तो पहले जल जाते थे, फिर बचे जले हुए पुरातत्वों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। पांडुलिपियों, अभिलेखों, पुरातत्व जानकारियों के लिए इतिहासकार पुराने स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। स्रोत शब्द का इतिहासकार उन्हें कहते थे। अतीत का अध्ययन करते थे। स्रोत प्राप्त अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक था, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्ववाद इन जासूसों की तरह, जो लोग इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत के बारे में प्रयास करते हैं जानने के। तो अतीत एक या अनेक के बारे में पढ़ते हैं हम। अतीत एक या अनेक के बारे में पहले। क्या तुम पुस्तकों के शीर्षक के हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है, ऐसा तथ्य। बहुवचन के रूप में किया जाता है ऐसा तथ्य, ठीक है, ऐसा तथ्य। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि ऐसा तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के रूप में अतीत अलग अलग मायने रखते थे। उदाहरण के लिए पशुपालनों के इसको जीवन अतीत बहुत प्रकार का होता है कि कई प्रकार के रीति रिवाजों को कैसे करते थे। मछलियाँ पकड़ कर खाते थे, फूल फल का संग्रह करते थे, जैसा कि मोस्ट पढ़ लो, क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ोगे तो टाइम जाएगा फालतू। खाद्य पदार्थों पर विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य पदार्थों के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते थे। भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त अन्य तरह के भेद हैं। जैसे समय शासक अपनी भेजों का लेखा जोखा करते थे। यही कारण है कि उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों में काफ़ी कुछ जानते थे। प्रहा मछुआरे, संग्रहक, कृषक अथवा पशुपालन जैसे आम आदमी प्रहा अपने कार्यों में लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातात्विक सहायता में हमें इनकी जीवन को जानने की मदद मिलती है, हालांकि हम इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है, ठीक है। तिथियों का मतलब होता है, तिथियों के बारे में पढ़ते हैं अब हम। तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो शायद तो उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे 2000 या इसी तरह के कोई और अन्य बताओगी। वर्ष 2000 यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से जानी जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद है। मैं इसको डिटेल से बताई। ईसा मसीह जन्म के पूर्व तथा तिथियाँ ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। जैसे कि ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उससे पहले की जो तिथियां हैं उसको हम ईसा पूर्व किससे जानते हैं, और ईसा मसीह के पूर्वज से जानते हैं। एवं 2000 वर्ष के बाद जो तिथियां हैं उसको मानते हैं हम ईसवी से।
पहले को मानते ईसा पूर्व, इसको मानते ईसवी। ठीक है, तो इस प्रकार से ईसा पूर्व एवं ईसवी में अंतर है। ईसा मसीह के जन्म को मानते हैं ईसा पूर्व से, ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियों को मानते हैं ईसवी। इस प्रकार से हम तिथियों को मानते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम आगे थोड़ा सा ही चैप्टर बटा। मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ाई, पूरा डिटेल्स में नहीं घुसे क्योंकि जो आपको आना है वही पढ़ो। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि अभिलेख कठोर सतहों पर उत्तीर्ण करवाए गए हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पुराने हैं। अभिलेखों, लिपियों, भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ अभिलेखों, प्रयुक्त लिपियों का बदलाव हो चुका है। कैसे जान सकते हैं? लिखा हुआ है। इसका पता लिपि का अर्थ निकालने का। देखो, इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ के राजा रानी रहते थे। देखो, ये लिपियाँ पहले इस लिपियों से मिलती थी जानकारी हमें कि किस प्रकार से क्या क्या होता था। हाथी, जानवर कैसे रहते थे, हम कैसे रहते थे, क्या क्या प्रयोग किया जाते, पक्षी कैसे रहते थे, इन सभी का प्रयोग इन चित्रों से मिलता है, इन अभिलेखों से मिलता है दोस्तों। ठीक है, फिर है आगे, इससे आगे का चैप्टर एक ऊपर है। ये रहा हमारा चैप्टर। आगे पढ़ते हैं। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम एक कस्बा है। इसको ध्यान से पढ़ना दोस्तों, एग्जाम में आ सकते हैं ऐसी चीज़ें। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से ऐसा एक उत्तीर्ण पत्थर मिलता है जिस पर एक लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में से एक कुछ विद्वान यूनानी भाषा में पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं रानियों के नाम छोटे से फ्रेम में दिखाए गए। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अलग अलग रखते हुए मिस्री अक्षरों की समर्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एक अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बनाए गए हैं। इस प्रकार से उन्होंने जान लिया कि विभिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त हैं, तो वे आसानी से जान सके। ठीक है, वो ये बताने जा रहा है कि यूनानी में कुछ लोग ऐसे थे जो कुछ ही समय 5000 वर्ष पुराने राजा रानियों के बारे में उनकी जो पांडुलिपियाँ थी उन्हें वो पढ़ सकते थे अभिलेखों को। तो उनने पढ़ के बताया कि चित्र ये किसका चित्र है, ये किसका नहीं है। इस प्रकार से जानकारी दी। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारी हिस्ट्री का पहला चैप्टर संपूर्ण हो गया है। अगला चैप्टर के लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको हर वीडियो मिल सके। एवं हिस्ट्री आपको पूरी पढ़नी है तो हिस्ट्री पूरी पढ़ो। आगे राजनीति पढ़ाएंगे तो आपको हिस्ट्री पूरी पढ़ लोगे तो आपको इसके बाद में प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाऊंगी, जिससे आपको बहुत इम्पोर्टेंट है ये चैनल। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आगे के लिए हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपका सीटेट जल्दी से जल्दी निकल सके। सीटेट निकल जाएगा आपका, ये गारंटेड है। आप थ्योरी पढ़ोगी तो थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन आंसर थ्योरी में बहुत टफ पूछने लगे हैं दोस्तों। तो आपको थ्योरी पढ़ोगे तो आपका सीटेट क्या क्लियर है। तो आप सीटेट क्लियर करना चाहते हो तो आप ज़रूर पढ़ोगे। ठीक है, तो आप पढ़ो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू आप सभी ने इस चैनल पर बात किया। थैंक यू।